हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट देख लिया था और लास्ट में मैक्सवेल्स इक्वेशन भी देखी थी। 4 इक्वेशन थी जो, देखो मैक्सवेल इक्वेशन से एक ऑब्जर्वेशन हमें ये मिला था कि यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग नेचर की होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेती है, और यदि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर की होती है, टाइम का फंक्शन होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है। मतलब यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर की होती हैं तो म्यूचुअली एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं, इसी से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में ही देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मेन जो काम बच गया वो है कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग नेचर की बनाई जाए। देखो, हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा लेकिन वो चेंज नहीं होती है। और फिर यदि एक चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने लग जाता है। लेकिन वो यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। लेकिन यदि थर्ड केस लें जिसमें एक चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करने लग जाए, जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करेगा तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा वो टाइम का फंक्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन हो चुकी है। तो एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो कि इंड्यूस कर लेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी चेंजिंग नेचर की होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंड्यूस करती जाएंगी और इससे बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए वहां पे स्टार्टिंग में हमने लिखा था स्टेशनरी चार्जेस जनरेट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, और एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो इस सबसे बढ़िया बात यह आ गई यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए हमें एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए, एक्सलरेटेड चार्ज चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा आगे हम पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सरे है ये निगेटिव चार्ज एक्सलरेटेड होता है यहाँ पे, तो इस केस में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाती है। या फिर हमने एलसी ऑसिलेशन देखा था जिसमें चार्ज जो है कभी कैपेसिटर पे जाता था, फिर कभी इस प्लेट पे तो कभी इस प्लेट पे, चार्ज ऑसिलेट करता रहता था। तो उसको एलसी ऑसिलेशन के थ्रू भी जनरेट किया जा सकता है ईएम वेव, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में वन बाय वन लिखेंगे अपन। इसमें थ्योरी है, देखो पूरी समझना है उसको, नोट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव we need accelerated charge particle, we need accelerated charge particle, ब्रैकेट में लिख देना एक्स रेज, एंड ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, एंड ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में लिख देना एलसी ऑसिलेशन। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमें जरूरत पड़ी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की। तो जो लाइट जो होती है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा। इसमें लाइट जनरेट करने के लिए मिलियंस और मिलियंस जो चार्ज पार्टिकल है, टाइनी टाइनी चार्ज पार्टिकल, वो ओसिलेट करते हैं जिसके कारण एक लाइट जनरेट होती है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया उसके पीछे। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन से बनती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं। इन दोनों के ओसिलेशन से एक रिजल्टेंट वेव निकलती है आगे, जो कि इन दोनों के ओसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है,
ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ईएम वेव, ठीक है ना, बार बार काम में आएगा ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric field and magnetic field which oscillate perpendicular to each other, which oscillate perpendicular to each other, and this EM wave propagate, perpendicular to their oscillation, अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं बेटा जिसमें इसके बारे में बता, एक लाइन और लिख लो इसमें, चलो नेक्स्ट पॉइंट करके सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। बेटा ट्रांसवर्स वेव ये होती है, देखो वेव में तुमने पढ़ा होगा जिसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट करते हैं, लाइक ए स्ट्रिंग वेव, ठीक है। और जैसे एक दूसरी होती थी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड वेव होती थी। यहाँ पे मीडियम में पार्टिकल नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव in which electric and magnetic field oscillate perpendicular to the direction of wave propagation, ये डायरेक्शन लिए है मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। मैंने कहा सपोज किसी वेव में एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है, इस टाइप, ये मैग्नेटिक फील्ड के जेड डायरेक्शन में ऑसिलेशन। यदि समझ पा रहे हो डायग्राम को तो ध्यान से देखना। ये जो वेव है ऐसे है, ये जो वेव ऐसे तुम्हें अजीब से लग रही हो, ये एक्चुअल में ऐसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ई नोट, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है बी नोट, दोनों एक साथ मैक्सिमम होती हैं बेटा, ऐसे। ऐसे ये प्लेन के परपेंडिकुलर है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। ये डायग्राम इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन में हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो साइनोसॉइडली वेरी करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगी E इज इक्वल टू ई नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी, इस टाइप से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें, तो इसकी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, तो जे कैप b इज इक्वल टू आएगा बी नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये है के कैप डायरेक्शन में,
ठीक है, के कैप डायरेक्शन में है। और बेटा यहां जो x है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ध्यान से समझना, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिखी है इसमें ये जो टर्म लिखी हुई है, ये वाली टर्म, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन को बताता है। तो यहां जो x है, x shows that wave propagate in the x डायरेक्शन, ठीक है। और बेटा यदि के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखा हुआ है इसका मतलब है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन है। ध्यान रखना, ये वेव में पढ़ाया जाता है। वेव की इक्वेशन में यहां याद हो तो वेलोसिटी ऑफ वेव आता था निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही आता था, याद हो तो। वेव में पढ़ाया जाता है बेटा ये सब चीजें। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी हो तो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करती है, और प्लस हो तो माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसा भी हो सकता है यदि वाई डायरेक्शन में मूव करती है तो के वाई माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ होगा। ये है वेव प्रोपोगेट इन प्लस वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। यहां जो के है बेटा, के इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। वैसे देखा जाए तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, क्योंकि ये बताता है किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया वेव प्रोपोगेशन के बारे में। अब देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो होता है निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये तो फॉर्मूला वेव से पढ़ाए होगा हमने। कोफिशिएंट ऑफ टी जो है वो माइनस ओमेगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स है के। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो ओमेगा बाई के होता है। ओमेगा होता है 2 पाई एफ और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। सब पता होना चाहिए बेटा वेव के बारे में, ये सब चीजें तुम्हें पहले से। यदि किसी को याद नहीं तो 11th में वेव रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला भी तुमने देखा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो ओमेगा बाई के भी होता है और एफ लैम्डा के इक्वल भी होती है, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, सोर्स के ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ होगी, v उसकी स्पीड होगी वेव की। कोई दिक्कत इसमें? ये बेसिक चीजें, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे कुछ चीजें और कंटिन्यू करेंगे। नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ई नोड और बी नोड जो है वो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। लिख लेना, ई नोड जो है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और बी नोट है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की पीक वैल्यू जो है एक फॉर्मूले से रिलेट होती हैं, ठीक है। तो इसमें अब जो पॉइंट और लिखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब यहां तक लिख लिया होगा, ये भी लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में लिखेंगे ईएम वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव do not require, electromagnetic wave do not require medium, do not require medium to propagate, medium to propagate. It means it can propagate in vacuum, it can also propagate in vacuum.
मतलब कोई मीडियम की जरूरत नहीं, मीडियम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडियम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन वो तो वैक्यूम में भी हो सकते हैं और मीडियम में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको नॉन नॉन मेटेरियलिस्टिक वेव बोलते हैं, मतलब इनके लिए पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है, जैसे साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए पार्टिकल्स मीडियम की जरूरत है, स्ट्रिंग वेव भी देखो मीडियम में प्रोपोगेट, लेकिन इसके लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ ईएम, हाँ, speed of EM wave in vacuum, speed of EM wave will be equal to speed of light. Speed of EM wave will be equal to speed of light. Speed of light होती है c, ब्रैकेट में लिखेंगे c, और c जो होता है बेटा वो होता है 1/√/μ0 ε0, ठीक है। ये फॉर्मूला या देखा होगा कहीं, नहीं देखा तो याद कर लेना, c इज इक्वल टू होता है 1/√/μ0 ε0, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब वैक्यूम में ईएम वेव की जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है वैक्यूम में, ठीक है, नोट करते जाओ साथ साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट में यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू है एक फॉर्मूले से रिलेट होती हैं, एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू E0/B0, E0/B0, ठीक है, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं E/B, ये तो इनकी पीक वैल्यूज हैं, ये तो पीक वैल्यू है, ये इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, ठीक है, और ऐसा बोल सकता हूं E/RMS/BRMS, बेटा सिंपल सी बात है, इसकी आरएमएस साइन एसी में बताया था मैंने, साइन का आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो E0/√2 आ जाएगी, इसकी B0/√2 आ जाएगी, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, peak values of electric field and magnetic field are related by the given formula, are related by the given formula, ये लिख देंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे बेटा। यहां से एक ऑब्जर्वेशन है, देखो वो ऑब्जर्वेशन क्या है, E0/B0 की वैल्यू जो है वो C के इक्वल है, जो कि है 3 × 10⁸, मतलब बहुत ज्यादा हाई है। ये रेशियो बहुत ज्यादा हाई कब हो सकता है, जब E0 की वैल्यू बहुत बड़ी हो और B0 की वैल्यू क्या हो, बहुत छोटी। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यदि देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तभी इनका रेशियो C के इक्वल आता है, ठीक है ना। इसीलिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर बोलते हैं, इसका रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, इसको ऑब्जर्व कर पाते, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसको लाइट वेक्टर बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, इन ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is much higher than magnetic field strength, is much higher than magnetic field strength. That's why electric field vector is called light vector. Electric field vector is called light vector, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये सारे पॉइंट काम के हैं बेटा, लिखते जाना इनको।
एक चीज और देखो बेटा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम फेज है, और यहां पे देखोगे दोनों एक साथ मैक्सिमम होती हैं और एक साथ जीरो होती है। इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों एक साथ क्या होंगे, जीरो। तो लिखो, इन ईएम वेव, इन ईएम वेव electric field and magnetic field both become maximum or zero at the same time, both become maximum or zero at the same time, मैक्सिमम भी सेम टाइम पे होते हैं और जीरो भी सेम टाइम पे होते हैं। और we can say that electric field and magnetic field vector, electric field and magnetic field vector will be in same phase, will be in same phase। देख लिया होगा, ठीक है, दोनों फेज में सेम होते हैं, इसमें कोई दिक्कत बेटा यहां तक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद देखो, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। बेटा ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन होती है, ये होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ऐसे कुछ भी डायरेक्शन नहीं मान सकते हैं, ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव चल रही है, लेकिन उसकी भी एक फिक्स डायरेक्शन है, ई क्रॉस बी। जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जे कैप में लिया है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने के कैप में लिया है, तो जे क्रॉस के जो आएगा वो आई आ जाएगा, मतलब आई एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी। यदि उल्टा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में होती, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में होती, तो के क्रॉस जे माइनस आई डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, direction of wave propagation will be in the direction of, will be in the direction of E vector cross B vector, will be in the direction of E vector cross B vector। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के बारे में बातें होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो वैक्यूम में तो हमने कहा कि स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो 1/√/μ0 होती है, लाइट की स्पीड के इक्वल। लेकिन किसी मीडियम में जो स्पीड है वो बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करने लग जाती है। ये तो वैक्यूम के तो फिक्स हो गई है, और वैक्यूम के लिए E0/B0 फिक्स है, ये हमेशा C के इक्वल ही आएगा, रेशियो फिक्स है इनका। लेकिन यदि किसी मीडियम की बात की जाए तो फिर चेंज हो जाते हैं, मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मतलब एप्सिलॉन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब म्यू। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बात नहीं, ये तो कांस्टेंट है, म्यू और एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो स्पीड ऑफ वेव जो होता है, स्पीड ऑफ ईएम वेव, ये बन जाता है 1/√/म्यू एप्सिलॉन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नहीं, म्यू एप्सिलॉन। इसको ऐसा लिख सकता हूं, √/म्यू को लिख सकता हूं म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये म्यू आर एप्सिलॉन आर बाहर बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/√/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो बन गया C, तो ये बन जाएगा C/√/म्यू आर एप्सिलॉन आर। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी और म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों की जो वैल्यू है एक से ज्यादा होती है, इसका मतलब V जो है C से क्या हो जाएगा, कम। सो V विल बी लेस देन इक्वल टू C।
मतलब स्पीड ऑफ वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हमेशा लाइट की स्पीड से कम या बराबर रह सकती है, बराबर वैक्यूम के केस में, वरना मीडियम में हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ये स्पीड ऑफ वेव के बारे में हो गया, इसको भी नोट कर लो, लिख लिया होगा बेटा? ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। या इसमें किसी ने कुछ नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है, मिटा दूं? हाँ बेटा, अब देखो कुछ और पॉइंट लिखेंगे इसमें। एक देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये फोटोन से मिलकर बनती है, जो कि चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे ईएम वेव, ईएम वेव आर मेड अप ऑफ टाइनी चार्ज पार्टिकल, टाइनी अनचार्ज पार्टिकल, आर मेड अप ऑफ टाइनी अनचार्ज पार्टिकल called photon, called photon। वैसे लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में हम डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, वहां भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये जो फोटोन क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में हम वहां पे बातें करेंगे। वैसे जानते होंगे केमिस्ट्री में यूज किया होगा फोटोन को, लेकिन हम भी बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसी टाइम पर, ठीक है? इसको अभी ज्यादा डिस्कशन अभी इसमें हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कर दिया जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक लाइट को उधर से पास करेंगे तो क्या कोई इफेक्ट आएगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे देखने में अजीब सा लग रहा होगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, और ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पर फर्क पड़ना ही चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, ये अनचार्ज पार्टिकल हम इसको बोलते हैं कि जो ये है फोटोन से मिलकर बनी है, और फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जब वो पास कर रहा होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन इसको याद रखना है। लिखो, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, if electromagnetic wave pass through electric field or magnetic field, electric field or magnetic field, then it do not deflect, it do not deflected by these field, it do not deflected by these field because it is made up of uncharged particle photon, because it is made up of uncharged particle photon, ठीक है? ये बात होगी, डिफ्लेक्शन भी नहीं शो करती है। इसके बाद देखो एनर्जी की बात करते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एनर्जी स्टोर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, जो एनर्जी स्टोर होती है वो इक्वली स्टोर होती है। इसको प्रूव भी करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equally divided, energy stored by electromagnetic wave is equally divided in electric field and magnetic field, in electric field and magnetic field, ठीक है? मतलब जितनी एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी उतनी ही एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड में होगी। यदि मैं बात करूं इसके को प्रूव करें तो देखो, हम एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या लिखते हैं? एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कहूंगा यूई।
ये लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड यूबी, ये लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। दोनों का रेशियो निकालते हैं, यू ई अपॉन यू बी, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन बी का स्क्वायर। तो बेटा ये जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन बी बन जाएगा सी, तो ये सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी in electric field will be equal to energy density in magnetic field। मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। दोनों में एनर्जी डेंसिटी जो होती है बेटा सेम होती है, लिख लिया होगा। ओके, अब देखो एनर्जी डेंसिटी, या मैं कहूं टोटल एनर्जी डेंसिटी, इसको लिख देता हूं टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये बराबर होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, बेटा मैंने कहा दोनों बराबर हैं, तो इस वाली टर्म को भी मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको मैं बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि इस टर्म को मैं यदि बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट लिख दो, दोनों को ऐड करोगे ये, मतलब टोटल एनर्जी जो डेंसिटी है वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना मैंने यहाँ और लिखा है, प्लस नहीं लिखा है, मतलब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। और ये जो है यहाँ ई और बी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ये भी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ई और बी भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब यदि इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी चाहिए टोटल, तो वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे को यदि एवरेज चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये साइन होता है पता एवरेज वैल्यू का, तो मैं कहूंगा इसको या तो लिखो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का एवरेज, या फिर लिखो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का एवरेज। अब हम जानते हैं ई जो होता है बेटा कुछ ऐसा होता है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही होता है। तो ई स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। यदि इसकी एवरेज वैल्यू निकालें ई स्क्वायर की, तो ये आएगी ई नॉट स्क्वायर, तो कांस्टेंट और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, मतलब ये आएगी ई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर, ये आएगी ई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान रखना साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू जो होती है क्या होती है, हाफ होती है, मैंने पहले भी याद करने के लिए बोला हुआ है। तो यहां से एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू, यहां एवरेज निकालूंगा तो बेटा ई स्क्वायर की एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर बाई 2,
तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ध्यान रखना। और इसको ऐसा भी बोल सकता हूं बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और है बीच में, ध्यान रखना ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी। और ई नोट एंड बी नोट जो है ये क्या है, पीक वैल्यू। तो बेटा इंस्टंटेनियस की नॉर्मली बात करता नहीं है, वो एवरेज की बात करता है एनर्जी डेंसिटी की। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ध्यान रखना जो फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये टोटल है बेटा, ऐसे मत समझना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब यदि मैं कहूं एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और दोनों का सम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये एवरेज होगी। इस एवरेज को बेटा टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, या मैं इसको टोटल के बजाय सिर्फ एनर्जी डेंसिटी लिखता हूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है वो आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूं बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। यहां देखो 1/2 कैंसिल हो गया, दोनों में नहीं आया मतलब। तो ये जो ई आर एम एस और बी आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्लियर करो हर एक चीज को। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछना जरूर, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, और आरएमएस के टर्म्स में, पीक के टर्म्स में, इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में, सभी में हमें पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। लिख लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डालो हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम ही तो होती है यार, बस वो इंटेंसिटी यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की निकालनी है। तो लिखो it is the energy crossing, it is the energy crossing per unit area per unit time, it is the energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the wave propagation, perpendicular to the wave propagation। मतलब ऐसे समझो बेटा, वेव इधर जा रही है, वेव प्रोपोगेशन इधर की तरफ है, ठीक है। तो एक कोई यूनिट एरिया या कोई एरिया ए ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, एरिया ए है। तो देखो ये वैक्यूम में चल रही है मान लो, तो इसकी स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। तो dt टाइम में सी dt लेंथ के इक्वल चल जाएगी। तो ये यहां आ चुका होगा, मतलब dt टाइम में इतनी एनर्जी आगे मूव कर जाएगी। सोच के देखो सी dt लेंथ में जो भी एनर्जी है
वो इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाएगी कितने टाइम में, dt टाइम में, क्योंकि लगातार इधर मूव करती रहेगी तो इतने रीजन की एनर्जी सारी की सारी इधर क्रॉस कर जाएगी। मैंने कहा dt बहुत स्मॉल है तो सी dt भी स्मॉल है, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल लिया था dt इसलिए। तो देखो मैं कहूंगा कि इतने रीजन की एनर्जी मेरे को निकालनी पड़ेगी जो कि इसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा इंटेंसिटी जो होगी वो होगी 1/a du/dt, ठीक है, या de/dt लिख देता हूं, u लिख देता हूं, ठीक है। तो यह जाएगा 1/a du, जो एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो मैं कहूंगा यहां पे एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी ε0 e²। इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी है मैंने, हाफ नहीं लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो दोनों की हो जाएगी ε0 e²। इनटू ये तो डेंसिटी हो गई, तो इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ, a इंटू सी डी टी, ये वॉल्यूम आ गई, तो ये एनर्जी आ गई अपॉन dt। dt से dt कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी क्या निकल के आ गई, ε0 e² इंटू सी, या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ε0 e² को मैं b² भी लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं b² अपॉन μ0 इंटू सी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी इंटेंसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो ये आ गई। यदि एवरेज लेनी है, एवरेज इंटेंसिटी, जो नॉर्मली एवरेज की ही बात करता है, एवरेज इंटेंसिटी जो होगा वो हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ ε0 e² इंटू सी। तो बेटा ये दोनों तो कांस्टेंट है और e² की एवरेज वैल्यू अभी निकाली थी, e0²/2 आया था, ये बन जाएगा हाफ ε0 e0² इंटू सी। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं b0² अपॉन 2 μ0 इंटू सी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आरएमएस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये तो वही एनर्जी और डेंसिटी वाली तो बात हो गई, इसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं, इंस्टेंटेनियस में ये है, एवरेज में ये हो गई, पीक में, और ये टोटल है बेटा, किसी एक की नहीं है, टोटल है। तो ये इंटेंसिटी की बात होगी, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, ये फॉर्मूला याद भी रखना है बेटा, लिख लिया होगा। एक छोटी सी चीज और लिखना, और एनी पॉइंट सोर्स, वैसे बताया जाता है इंटेंसिटी के बारे में वेव में, पॉइंट सोर्स है बेटा, पावर जो है इसकी वो P0 है, तो यहां से r डिस्टेंस पे जाके जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट पे, वो पूछिए कि यहां इंटेंसिटी क्या होगी। तो एक्चुअल में इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ऐसा सर्कुलर एरिया, स्फीयर बनाते हैं, सर्कुलर भी नहीं स्फीयर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब देखो एक पॉइंट सोर्स जो होता है वो हर डायरेक्शन में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये कोई एनर्जी सोर्स है जो कि हर डायरेक्शन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी पावर P0 दे रखी है, मतलब एनर्जी पर सेकंड दे रखी है। तो ये r डिस्टेंस पे जो एनर्जी गई है, एक्चुअल में हर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे पूरा एक स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इसने इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की होगी। तो यहां एनर्जी पर यूनिट टाइम तो P0 हो गया, और पर यूनिट एरिया करेंगे मतलब इस टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो यहाँ की इंटेंसिटी आएगी। तो इंटेंसिटी जो होगी यहाँ की वो हो जाएगी P0 अपॉन 4πr², ये स्फीयर का एरिया है 4πr², जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मतलब ये जो इंटेंसिटी है 1/r² के साथ हिसाब से चेंज हो रही है, मतलब यदि डिस्टेंस डबल करेंगे तो इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। तो जैसे जैसे एक पॉइंट सोर्स से आगे बढ़ते जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, तो दूर जाने पे वो कई बार लाइट सोर्स दिखाई नहीं देता, उसका रीजन यही है कि इंटेंसिटी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो एक बल्ब से एक फाइनाइट डिस्टेंस तक तो देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं एक बल्ब लगा दिया एक जगह देखो कहीं भी, ऐसा नहीं होता है। तो वो ये रीजन यही है, ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा।
इसके बाद एक बात करेंगे बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं बेटा, ये सिर्फ इंटेंसिटी को ही लिखने का तरीका है, लेकिन इंटेंसिटी तो स्केलर है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिख लेना पॉइंटिंग वेक्टर में, इट इज द एनर्जी क्रॉसिंग, it is the energy crossing per second, it is the energy crossing per second through unit area perpendicular to the wave propagation, unit area perpendicular to the wave propagation। सेम इंटेंसिटी की डेफिनेशन है बेटा। मैग्नीट्यूड तो इंटेंसिटी के इक्वल है, और डायरेक्शन जो है बेटा, एनर्जी किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी, और वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में। तो देखो उसी से कुछ निकालते हैं रिजल्ट एक अच्छा सा। तो देखो वैसे एस जो है मैग्नीट्यूड वाइज ये तो इंटेंसिटी के इक्वल आएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लाइक इंटेंसिटी। ये जो पॉइंटिंग वेक्टर नाम है बेटा, पॉइंटिंग, ये साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है, साइंटिस्ट के नेम के लास्ट में था पॉइंटिंग, जॉन पॉइंटिंग करके था, तो ये पॉइंटिंग वहां से पड़ा है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी करेंगे अपन, आप एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर को लिखेंगे ई इंटू सी, कोई नाराजगी। S इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एक ई को रहने देंगे और दूसरे ई को लिखेंगे B इंटू सी, ठीक है। देखो C इज इक्वल टू होता है E अपॉन बी, C इज इक्वल टू होता है E अपॉन बी, तो इसको लिख दो, E को लिख सकता हूं मैं B इंटू सी। तो S इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नोट E इंटू बी इंटू सी स्क्वायर, S इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नोट E इंटू बी इंटू सी स्क्वायर को लिख दूंगा 1 अपॉन रूट हट जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू बी अपॉन म्यू नोट। ये मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन क्या होगी, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में। तो दोनों चीजों को मिक्स करके कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता, S वेक्टर जो होगा वो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाय म्यू नोट। देखो दोनों चीजें हो गई, डायरेक्शन भी हो गई और मैग्नीट्यूड भी वही है। तो S वेक्टर होता है E क्रॉस B बाई म्यू नोट, ये पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, बस ये एक छोटा सा पॉइंटिंग वेक्टर था, इसको लिख लो, फिर एक पॉइंट और लिखेंगे, लिख लिया होगा, लास्ट पॉइंट लिखो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन से मिलकर बनती है, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सरफेस से जाके रिफ्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो फोटोन जाके उससे कोलाइड करते हैं। तो बेटा फोटोन के पास एक मोमेंटम होता है अपना, P इज इक्वल टू होता है h बाई लैम्डा। ये सारी चीजें मैं आगे डिटेल में बताऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, यहाँ सिर्फ एक नोट लिखवा दूंगा बस, इतना सही। ये कहां से क्या रिजल्ट कैसे आए हैं वो सब हम वहां डिटेल में बात करेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो देखो ये जब ईएम वेव एक सरफेस से जाके टकराएगी तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, या को हमें प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो वो जो प्रेशर होता है वो फॉर्मूला हमें याद रखना है, तो लिखो, उसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव स्ट्राइक टू ए सरफेस, when EM wave strike to a surface perpendicularly, then it exert a force on it,
it exerts a force on it that is called radiation force. That is called radiation force. And force per unit area on the surface, and force per unit area on the surface is called radiation pressure. Radiation pressure. रेडिएशन प्रेशर जो होता है ये दो केस में लिखेंगे हम. एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस. कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एक है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है. परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो I/C के इक्वल होता है एब्जॉर्बिंग के लिए, वेयर I जो है इंटेंसिटी ऑफ EM वेव और C जो है स्पीड ऑफ लाइट. और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के केस में ये होता है 2I/C, डबल होता है. परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, जो रेडिएशन है वो परपेंडिकुलरली आ रही है सरफेस की, किसी एंगल पे आएंगी तो कितना होगा वो हम आगे बातें करेंगे, इसको भी प्रूव करेंगे कि ये कैसे आया, कहां से आया. लेकिन अभी याद रखो I/C परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, 2I/C परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग. यदि एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दे रखे हैं A और R, इन जनरल जो है जो प्रेशर है वो होगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दे रखा होगा उतना तो हो जाएगा I/C, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दे रखा हो जाएगा उतना हो जाएगा 2I/C. ठीक है. और A+R जो होता है वो 1 होता है. A+R जो होता है वो क्या होता है 1. 1 क्यों होता है बेटा? क्योंकि देखो या तो एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी. मैंने कहा 30% एब्जॉर्ब हो रही है, 70% रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है 0.3, 30% का 0.3 हो गया, और 0.7 हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. ठीक है. तो सिंपल सी बात, दोनों का सम 100% तो होना ही है, इसलिए तो A टाइम्स ऑफ I/C, R टाइम्स ऑफ 2I/C. ठीक है. तो यहां से चाहो तो A को पुट कर सकते हो 1 - R, तो इसको सोल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा I/, जो भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के बन जाएगा 1 + R × I/C बन जाएगा. ये हो गया रेडिएशन प्रेशर के लिए. तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. इसके नोट्स भी भेजूंगा मैं, उसमें से कुछ और बातें यदि तुम्हें लगे कि ये काम की चीज है, ये लिख लेनी चाहिए, तो वो नोट कर लेना, और एग्जाम्पल जो है उसके वो भी सोल्व कर लेना. ठीक है. वो सारे सोल्व करने पड़ेंगे तुम्हें. और उसके बाद कुछ रेज के बारे में दे रखा होता है, गामा रेज, अल्फा रेज, अलग अलग स्पेक्ट्रम के बारे में दे रखा होता है. विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ होता है, इंफ्रारेड कहाँ होता है, ये सारे स्पेक्ट्रम के बारे में दे रखा है, वो भी थोड़ा सा देख लेना, किसकी वेवलेंथ कहाँ होती है. वो सब मैं भेज दूंगा, उसमें से नोट कर लेना कॉपी में. नोट्स में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड में छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है. यहां तक कोई दिक्कत? इसको नोट कर लिया होगा, लिख लो इसको. फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा लास्ट बता दूं. एक क्वेश्चन करेंगे बेटा. लिखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by the radiation coming from 100 watt bulb, 100 watt bulb पावर दे रखे उसकी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मतलब बल्ब से 3 मीटर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. अज्यूम दैट
the efficiency of the bulb is, assume that the efficiency of the bulb is 2.5%, 2.5%, and it is a point source, and it is a point source. तो देखो बेटा 2.5% ही उसकी इफिशियंसी है। तो देखो पावर जो है वो है 100 वाट, लेकिन इफेक्टिव जो पावर हमारे पास पहुंच रही है, तो इफेक्टिव जो है वो सिर्फ 100 वोल्ट का 2.5% है। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से कर दिया, मतलब 2.5 वाट है। इतनी ही पावर एफिशिएंट है, काम आ रही है। अब देखो बेटा इंटेंसिटी जो होगी वो होगी पावर इफेक्टिव जो आई है डिवाइड बाई एरिया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर पॉइंट सोर्स के लिए, हो जाएगा 2.5 अपॉन 4 पाई इंटू 3 मीटर पे दे रखा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगी। और इंटेंसिटी को रख दूंगा पुट I इज इक्वल टू, यदि इंस्टेंटेनियस सॉरी पीक वैल्यू चाहिए तो इसको रख दो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, तो इसको रख दो। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू बन जाएगा 2.5 अपॉन 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, ये इंटेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी इसको सोल्व करना 2.5 है, इसको वाट पर मीटर स्क्वायर में, इसको एरिया ये आएगा कुछ 113 दे रखा है इसमें, तो 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी इंटेंसिटी, और इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, तो यहां से ई नॉट आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, ई नॉट इसका आ रहा है 4.07 वोल्ट पर मीटर। ई नोट आ गया तो बी नोट भी निकाल लेंगे। कैसे? मैं कहूंगा सी इज इक्वल टू होगा ई नोट अपॉन बी नोट, तो बी नोट हो जाएगा ई नोट अपॉन सी, तो यहां से वो भी निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बातें। इसके नोट्स में भेजूंगा, उसमें से और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें नोट कर लेनी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका अपना। ओके, थैंक यू बेटा।